मेरे YouTube चैनल डम डम रिव्यू में आपका स्वागत है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। शैतान की कहानी एमी कल की कोचलिन से शुरू होती है, जो मानसिक रूप से परेशान है और अपनी मां सायरा की आत्महत्या की कोशिश और अंततः मानसिक अस्पताल में भर्ती होने से गहरे रूप से प्रभावित हुई है। वह लॉस एंजलिस से मुंबई आती है, जहां एक पार्टी में जहां उसे जबरदस्ती ले जाया गया होता है, उसकी मुलाकात केसी गुलशन देवैया से होती है। केसी उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। डैश, शिव पंडित, जुबिन, नील भूपलम और तान्या, कीर्ति कुलहरी। ये सभी एक दिशाहीन जीवन जी रहे होते हैं। मस्ती करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं और हम्मर गाड़ी में इधर उधर घूमते हैं। ऐसी ही एक रात वे एक अजनबी कार के साथ रेस लगाते हैं और जीत जाते हैं। जीत की खुशी में वे स्कूटर पर सवार दो लोगों को कुचल देते हैं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वे जल्दी से वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक चालाक पुलिस वाले इंस्पेक्टर मलवणकर राव उन्हें आसानी से पकड़ लेता है और केस बंद करने के लिए 25 लाख रुपए की मांग करता है। दोस्त रजत बरमेचा की कहानी बताता है, जिसने अपने ही भाई का नकली अपहरण कर 20 लाख रुपए अपने माता पिता से ऐंठे थे। एमी जब खुद को किडनैपिंग का शिकार बनने की पेशकश करती है, तो वे एक योजना बनाते हैं। लेकिन जब फिरौती के लिए एमी के पिता को फोन किया जाता है, तो उम्मीद के विपरीत वह तुरंत पुलिस कमिश्नर पवन मल्होत्रा के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। कमिश्नर एक ईमानदार लेकिन निलंबित अधिकारी अरविंद माथुर राजीव खंडेलवाल को यह केस अनौपचारिक रूप से सौंप देता है। आदमी द्वारा तान्या के साथ रेप की कोशिश होती है, जिस पर वे गुस्से में आकर उसे मार देते हैं। वे होटल से भागकर एक सिनेमा हॉल में छिप जाते हैं, जहां एमी को डैश के बैग में कोकीन का पैकेट मिलता है। तान्या अपने हालिया कृत्यों से बहुत परेशान हो जाती है और जुबिन को उसे घर ले चलने के लिए कहती है। जब जुबिन टैक्सी लेने जाता है, तब तान्या और एमी के बीच झगड़ा हो जाता है। कोकीन के असर में एमी को लगता है कि तान्या अपनी बहन को नहीं, बल्कि पुलिस को फोन कर रही थी। एंस्यूइंग झगड़े में केसी तान्या का सिर दीवार पर पटक देता है, जिससे वह खून से लथपथ बेहोश हो जाती है। जब जुबिन वापस लौटता है और तान्या की हालत देखता है, तो उसे मरा समझकर वहां से भाग जाता है। बाद में पुलिस उसे शहर छोड़ने की कोशिश करते हुए पकड़ लेती है। डैश एमी और केसी को मुंबई के बाहरी इलाके में एक चर्च में ले जाकर छिपने को कहता है और खुद मलवणकर से निपटने की कोशिश करता है। इस बीच गिरफ्तार किए गए जुबिन पूरी कहानी पुलिस को बता देता है। पुलिस मलवणकर का पता लगा लेती है, जो अपनी पत्नी के साथ भागने की कोशिश कर रहा होता है। पीछा करते समय एक ट्रक से टकराकर मलवणकर लगभग मारा जाता है। उधर जब केसी खाना खरीदने जाता है, तो वह मीडिया द्वारा अपनी विकलांग बहन को परेशान होते देखता है और हताश हो जाता है। वह अपने पिता को फोन करता है और मदद मांगता है। इसी कॉल को ट्रेस करके पुलिस चर्च में छिपे तीनों दोस्तों का पता लगा लेती है। चर्च लौटकर केसी बाकी दोनों को सब कुछ बता देता है और एमी को वहां से निकलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन डैश उससे भिड़ जाता है और दोनों के बीच खून खराबा हो जाता है। अंत में डैश केसी को बुरी तरह पीट कर मार डालता है। इसके बाद डैश एमी को अपने साथ चर्च से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोकीन के असर में डूबी एमी को एक भयानक फ्लैशबैक आता है, जिसमें उसकी मां उसे बचपन में डुबोने की कोशिश करती है। इस उन्माद में वह डैश को चाकू मार देती है, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इंस्पेक्टर माथुर वहां पहुंच जाता है और एमी को खोज लेता है। पुलिस सच्चाई जानने के बावजूद बचे हुए तीनों दोस्तों से एक झूठा बयान दिलवाती है कि डैश ने सभी का अपहरण किया था। यह पुलिस विभाग की बदनाम हो चुकी छवि को बचाने के लिए किया जाता है। इसके बाद माथुर अपनी पत्नी से मिलता है, जिससे उनके बीच सुलह की उम्मीद जगती है। फिल्म का अंत एमी के उस कॉन्वेंट में भर्ती होने से होता है, जिससे वह हमेशा डरती थी, लेकिन इस बार अपनी मां के नाम सायरा के साथ।